हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल पावर में। पिछली वीडियो में एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन के हमने 10 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करने से पहले सभी फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई एंड द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एन। इसको जी से भी कहीं कहीं डिनोट करते हैं, इस गिवन एज। तो इसमें फॉर्मूला बताना है कि ई और जी के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो ई और जी का तो एक ही रिलेशन है जो मैं लिख सकता हूँ आपको। तो ई और जी का रिलेशन है ई बराबर में होता है 2g 1 प्लस में म्यू होता है। ठीक है, ई बराबर में होता है 2g 1 प्लस म्यू। जी को एन भी डिनोट कर सकते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का है जी है। म्यू इज़ द पॉइजन रेशियो। और म्यू को जो लिखते हैं, ठीक है, म्यू यहाँ पे क्या है? पॉइजन रेशियो। उसको अपन लिख सकते हैं 1/m। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो कितना लिखेंगे? म्यू होता है आपका कितना, जैसे यहाँ पे शो किया गया के बराबर यहाँ बल्क मॉडुलस है और 1/m बराबर क्या आता है? पॉइजन रेशियो। मतलब इसको म्यू से हम डिनोट कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका ए होगा। ई बराबर 2g 1 प्लस म्यू, और म्यू को कितना लिख सकते हैं? 1/m। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन ऑफ द पीस अंडर टेंशन इंडिकेट इट्स। द परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन ऑफ द पीस अंडर टेंशन। अंडर टेंशन पे किसी भी मटेरियल का इलोंगेशन होना, जब किसी भी टेंशन आप फोर्स अपन अप्लाई करते हैं तो परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन, तो उसको अपन क्या कहेंगे? तो परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन का मतलब होता है उसमें 5 डक्टिलिटी के अंदर 5% बढ़ रहा है टोटल मटेरियल का, या 10% बढ़ रहा है, तो वो डिपेंड कर रहा है। 5% बढ़ रहा है मतलब वो मटेरियल डक्टाइल है। तो परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन अंडर टेंशन, इसका इंडिकेशन ये होता है कि मटेरियल क्या आपका डक्टाइल मटेरियल है। यदि परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो मटेरियल क्या होता है? ब्रिटल मटेरियल फेल हो रहा है, तभी उसमें इलोंगेशन ही नहीं हो रहे हैं। जैसे उसमें टेंशन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। तो उसका मतलब होता है वो ब्रिटलनेस को शो करता है। यदि परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन हो रहे हैं तो मतलब वो डक्टिलिटी को शो करता है। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसका ऑप्शन डी होगा, और लिखा है द परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन ऑफ द पीस अंडर टेंशन इंडिकेट इट्स डक्टिलिटी। ठीक है, और यहाँ पे सब प्रॉपर्टी लिखी है, टेनेसिटी भी लिखा हुआ है, स्टिफनेस भी लिखा है। ये सारे पॉइंट यदि सिविल इंजीनियरिंग मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप पॉइंट्स आप पढ़ोगे तो वहाँ सब आपको डेफिनेशंस गिवन है। तो यहाँ पे जो बताने का मकसद ये है कि डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी होती है परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन ऑफ ए मटेरियल व्हेन टेंशन फोर्स इज अप्लाइड। ओके, तो यहाँ उसका मतलब होता है डक्टिलिटी। नेक्स्ट है आपका द रिलेशन बिटवीन ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड एन शियर मॉडुलस। मतलब कि जी, एन को जी से डिनोट करते हैं, इस गिवन बाय। तो अभी ऊपर मैंने बताया था ई बराबर क्या होता है? ई बराबर होता है 2g 1 प्लस म्यू। तो 2g 1 प्लस म्यू कितना? ई बराबर 2g मतलब 2n 1 प्लस में म्यू हो जाएगा आपका। और ए का एक रिलेशन होता है इन टर्म्स ऑफ के और म्यू के बीच में, तो एक रिलेशन होता है ए का, ई बराबर 3k 1 माइनस 2 म्यू भी होगा। तो ई बराबर हो जाएगा आपका 3k 1 माइनस 2 म्यू, और एक ई बराबर होता है 2g 1 प्लस में म्यू। तो ये ई के जी और म्यू, इनके बीच में क्या होता है? ये चार मॉडुलस है, इनके बीच में क्या होता है? एक रिलेशन है जो आपको बता दिया है यहाँ पे। ठीक है, ई बराबर 3k 1 माइनस 2 म्यू और ई बराबर 2g 1 प्लस म्यू। यदि ई और की के बीच में पूछे तो ये वाला है, और ई और जी के बीच में पूछते तो ये वाला है। म्यू यहाँ पे जो पॉइजन रेशियो वो तो कॉमन दोनों फॉर्मूलाज में सेम है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस और स्ट्रेन इज कॉल्ड। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो रेशियो होता है तो वो क्या होता है? स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन। जैसे यहाँ लिखा है यंग्स मॉडुलस, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला है वो होता है नॉर्मल स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन। ये कैसे आता है? जब उक्स लॉ की बात करते हैं तो उक्स लॉ क्या होता है? उक्स लॉ होता है आपका स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। जब उक्स लॉ वैलिड होता है तो स्ट्रेस जब आपको बराबर का साइन देते हैं तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाएगा और यहाँ पे ये स्ट्रेन आ जाएगा। तो ई बराबर क्या लिख सकते हो? स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कैसे डिनोट करेंगे? स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, या फिर नॉर्मल स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन। तो द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड, तो कितना आ जाएगा आपका? इसको क्या कह देंगे अपन? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आपका ए ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पे और पॉइंट भी दिए हैं, जैसे बल्क मॉडुलस है। बल्क मॉडुलस होता है आपका नॉर्मल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को कैसे लिखें? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में, इसको अभी लिखोगे तो ये लिखोगे चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम होता है। ठीक है, और नॉर्मल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, नॉर्मल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आ जाएगी। ठीक है, स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। यहाँ पे माइनस साइन होगा। ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम मतलब माइनस साइन का इंडिकेट करता है कि वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। वॉल्यूम इसके चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम में माइनस का साइन आएगा, ये इसमें ये इंडिकेट करता है कि इसमें वॉल्यूम का चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है शियर मॉडुलस जी। यदि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं इसे, तो शियर स्ट्रेस अपॉन में शियर स्ट्रेन होता है।
नेक्स्ट है पोजीशन रेशियो। पोजीशन रेशियो में माइनस का साइन है। लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लीनियर, लीनियर को ही लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। लेटरल स्ट्रेन का मतलब होता है आपका चेंज इन डायमीटर और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका ए आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, द लिमिट ऑफ पोजीशन रेशियो इज। लिमिट ऑफ पोजीशन रेशियो मैंने आपको बताया था, लिमिट ऑफ पोजीशन रेशियो होता है -1 टू, लिमिट ऑफ पोजीशन रेशियो होता है -1 टू 0.5 होता है। ठीक है, तो 0.5 होता है जो तो आपका रबड़ के लिए होता है, और जो -1 की वैल्यू होती है वो ह्यूमन टिश्यूज़ होते हैं। ह्यूमन टिश्यूज़ क्या होता है, ह्यूमन टिश्यूज़ के लिए होते हैं। तो जो पोजीशन रेशियो की लिमिटिंग वैल्यू होगी जो आपकी, ये तो आंसर आपका सही रहेगा 0.5। द लिमिटिंग ऑफ पोजीशन रेशियो 0.5, और पोजीशन रेशियो का फॉर्मूला आपको गिवन है माइनस लेटरल अपॉन में लीनियर, मतलब लीनियर मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये आपको चेंज कर लीजिए, जो यहाँ पे जो लिखा है 0 से 0.5, ये आप इसको चेंज कर लीजिए, आएगा आपका कितना -1 टू -1, और इसमें आपका जो चेंज लिखना पड़ेगा वो होगा आपका -1 टू 0.5 आपका क्या होगा, इसकी पोजीशन रेशियो की लिमिट होगी -1 टू 0.5 होगी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, डक्टिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम। किस मटेरियल की डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है। जिस डक्टिलिटी उसकी सबसे ज़्यादा होती है, डक्टिलिटी जैसे जैसे कार्बन कंटेंट किसी मटेरियल के अंदर बढ़ेगा तो उसकी डक्टिलिटी घटेगी। कार्बन कंटेंट बढ़ने का मतलब उसकी डक्टिलिटी क्या हो रही है, घट रही है। तो कार्बन कंटेंट जिसमें सबसे ज़्यादा होता है वो ब्रिटल मटेरियल है, सीधी सी बात है। जिसमें कार्बन कंटेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी वो आपका मटेरियल क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल होता है। तो कार्बन कंटेंट बढ़ेंगे तो डक्टिलिटी क्या होगी आपकी, घटेंगी। तो सीधी सी बात है, डक्टिलिटी किसकी होगी सबसे ज़्यादा, डक्टिलिटी रट आयरन। रट आयरन क्या होता है, रट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। रट आयरन एक ऐसा आयरन है जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है। आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म को इंडिकेट करता है रट आयरन। तो रट आयरन के अंदर क्या होता है, कार्बन कंटेंट बहुत कम होता है, इसलिए इसके अंदर डक्टिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जैसे बात करें कास्ट आयरन की, ये ब्रिटल मटेरियल होता है, इसमें क्या होता है कि कार्बन कंटेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये ब्रिटल मटेरियल है। कार्बन कंटेंट की वैल्यू जितनी कम उतने वैल्यू क्या होगा, वो होगा आपका होगा डक्टाइल मटेरियल होगा। और जितनी ज़्यादा कार्बन कंटेंट की वैल्यू होगी मटेरियल के अंदर वो आपका ब्रिटल मटेरियल होगा। जैसे कि कास्ट आयरन, जैसे कंक्रीट है, सिरेमिक मटेरियल है, कास्ट आयरन है, ये क्या है आपके क्या है, ये गिलास भी एक क्या है आपका ब्रिटल मटेरियल में ही आता है। तो नेक्स्ट आप देख लीजिए, इसमें लिखा है कार्बन कंटेंट इंक्रीज द डक्टिलिटी डिक्रीज, सही सी बात है। तो माइल्ड स्टील की जो कार्बन कंटेंट की वैल्यू होती है लेस देन 0.3% होती है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस होगा लेकिन हो जाएगा ठीक। और कास्ट आयरन की जो वैल्यू होगी वो आपकी 2 से 5% के बीच में होगी। रट आयरन की वैल्यू होगी जो लेस देन 0.08% होगी। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, मैंने लिखा है रट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, यहाँ भी लिखा है रट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है। इसके अंदर जो कार्बन कंटेंट की वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए तो ये इसकी डक्टाइल होता है। जैसे कार्बन कंटेंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी किसी भी मटेरियल के अंदर तो वो आपका ब्रिटल मटेरियल हो जाएगा। पिक आयरन के अंदर होती है 4%, तो पिक आयरन को भी आप कह सकते हो कि ब्रिटल मटेरियल ही है, क्योंकि कार्बन कंटेंट 4% बहुत ज़्यादा होता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डक्टिलिटी देख लीजिए, डक्टिलिटी रट आयरन की सबसे ज़्यादा क्या होती है, डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर माइल्ड स्टील, फिर कास्ट आयरन की, फिर पिग आयरन की, मतलब पिग आयरन सबसे ज़्यादा ब्रिटल मटेरियल है कास्ट आयरन से ज़्यादा। एज कार्बन कंटेंट इंक्रीज, यदि कार्बन कंटेंट बढ़ेंगे किसी मटेरियल के अंदर तो डक्टिलिटी घटेगी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, और कोरोजन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, उसका कंपेरिजन कम होगा। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन ए सॉलिड वॉल्यूम। स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, 1/2 P इंटू डेल्टा। ठीक है, डेल्टा होता है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड का, चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है जो आपका स्ट्रेन एनर्जी में होता है। तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन ए सॉलिड 1/2, ठीक है, स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगी आपकी पता है, स्ट्रेस आपकी सिग्मा, स्ट्रेन आपकी, ये स्ट्रेन को डिनोट करता है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड वॉल्यूम, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिग्मा है इसको सिग्मा क्या होता है, सिग्मा मतलब होता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो ई आ जाएगा, तो ई एप्सिलॉन, ई और स्ट्रेन हो जाएगा। तो सिग्मा की जगह क्या रख देंगे, ई और स्ट्रेन लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख दिया तो आपको आ रहा है ई से ई कट जाएगा आपका, तो यहाँ से 1/2 स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू में ई इंटू में वॉल्यूम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ये हो जाएगा। यदि आपसे पूछ ले जाए ऐसे तो आप इसको निकाल सकते हो। निकालने का भी तरीका है, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम होता है। इन टर्म्स ऑफ आपके इसमें टर्म्स पूछा है 20 का जैसे आंसर है, तो आप इसमें क्या करोगे, स्ट्रेस के टर्म में आप ये वाली वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मैंने आपको बता रखा है ई और जी के बीच में रिलेशन, आपको वापस लिख देता हूँ। ई और जी के बीच में जो रिलेशन होगा, ई बराबर में 2g 1 प्लस में म्यू, ये बार बार पूछा जा रहा है। तो ई बराबर 2g 1 प्लस में म्यू होता है।
नेक्स्ट है आपका, ये लिखा भी हुआ है, ई और 3K1/2 में ई बराबर 2G1 + म्यू होता है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील आपको पता है 2 × 10⁵ MP मतलब न्यूटन पर mm इसका होता है। तो 2 × 10⁵ आपका सी ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील 2 × 10⁵ MP या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है। ज़्यादातर किसी के नहीं पूछे, आप टिम्बर की याद रख लीजिए। एक तो टिम्बर की एक होती है, याद रखेंगे। स्टील की 2 होती है 10⁵5, कॉपर की होती है 1.1, एल्यूमिनियम की तो 0.7 × 10⁵5, टंगस्टन की 3.5 × 10⁵5। टिम्बर की याद रखनी है, ज़्यादातर एग्जाम्स में टिम्बर की पूछ लेते हैं। तो 0.1 × 10⁵5 होता है और कास्ट आयरन की 1.7 × 10⁵5 होता है। ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, हर मटेरियल की अलग अलग होती है। ज़्यादातर ये जो आपका रेफरेंस होता है वो स्टील, माइल्ड स्टील का लेके चलते हैं। तो माइल्ड स्टील की जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो आपकी 2 × 10⁵5 होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है आपका द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शियर मॉडुलस एंड पॉइसन रेशियो। तो ये बता रखा है आपको, ई बराबर 2G1 + म्यू होता है। तो यहाँ से जी की वैल्यू जैसे कि लिखेंगे अपन यहाँ पे, इसका 20 का सॉल्यूशन ये है, ई बराबर में आपका होगा 2G1 + में म्यू होता है। आपको जी निकालना है, तो जी कैसे निकालोगे, ई अपॉन में 2 1 + में म्यू हो जाएगा। तो देख लीजिए ये वाला कौन सा ऑप्शन है, 2 1 + में म्यू। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। द मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पॉइसन रेशियो इज, पॉइसन रेशियो की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है, मैंने आपको बता रखा है -1 to 0.5 होती है। -1 to 0.5 होती है, इसकी जो रेंज होती है मैक्सिमम वैल्यू आपको 0.5 जो रबड़ की होती है, और -1 जो होती है वो आपकी ह्यूमन टिश्यूज़ के लिए होती है। ये आपको याद रखनी है। इसका जो फॉर्मूला होता है जो म्यू बराबर माइनस लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये आप चेंज कर लीजिएगा, जो बार बार इसी बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है, -1 to 0.5 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आपका आइडेंटिफाई द एरोनियस स्टेटमेंट माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील का इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एरोनियस होता है मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट माइल्ड स्टील के लिए गलत है। हैज़ 2 यील्ड पॉइंट लगता है, अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट दोनों लगता है ना। स्टेन करो जब माइल्ड स्टील का अपन बनाते हैं तो वहाँ पे C और C' 2 होते हैं, तो वहाँ पे 2 अपर लोअर यील्ड पॉइंट और अपर यील्ड पॉइंट दोनों होते हैं, तो 2 यील्ड पॉइंट हो गए, सही है। इज ए डक्टाइल मटेरियल, ये आपका सही है। नीचे एज स्मॉल परसेंटेज इलोगेशन एट फेलियर, नहीं, ये कह रहा है कि माइल्ड स्टील स्मॉल परसेंटेज इलोगेशन रखता है, नहीं ज़्यादा रखता है। स्मॉल परसेंटेज इलोगेशन थोड़ी रखता है, माइल्ड स्टील के अंदर ज़्यादा होता है थोड़ा सा। एंड सो स्टेन हार्डनिंग जोन, स्टेन हार्डनिंग जोन रखता है, परफेक्ट प्लास्टिक जोन रखता है, स्टेन हार्डनिंग जोन, सब तरीके के जोन ये रखता है। तो ए बी और डी तो आप इसके लिए सही है, सी ऑप्शन ही है जो माइल्ड स्टील के लिए गलत बात कर रहा है कि ये स्मॉल परसेंटेज इलोगेशन रखता है फेलियर पे, नहीं ऐसा नहीं है। तो मतलब ये इनकरेक्ट है। इसका जो एक्सप्लेनेशन भी इसके लिए दी गई है मैं आपको बता रहा हूँ, कहाँ इसमें एक्सप्लेनेशन दी है इसके लिए जैसे कि ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इसमें बनाया हुआ है, देखिए आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इसमें बनाया हुआ है। तो ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट है। ठीक है, जब C और C' 2 पॉइंट होते हैं जो अपर यील्ड और लोअर यील्ड पॉइंट होते हैं, ये परफेक्ट प्लास्टिक रीजन होता है। ठीक है, और ये होता है स्ट्रेन हार्डनिंग जोन, ई से एफ के हो जाता है, ये स्ट्रेन हार्डनिंग जोन को शो करता है। जो पीछे ऑप्शन में देखा होगा C और C' जो पॉइंट होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो आपके अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट होते हैं। जैसे यहाँ लिखा भी है माइल्ड स्टील हैज़ 2 यील्ड पॉइंट रखते हैं, लोअर यील्ड पॉइंट C, नहीं अपर यील्ड पॉइंट C और लोअर यील्ड पॉइंट D। कभी कभी कहीं आपको यदि बनाते हैं स्ट्रेन करो जब माइल्ड स्टील का, तो C और C' से डिनोट करते हैं अपर और लोअर यील्ड पॉइंट को। यहाँ पे C और D से किया, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ ए डक्टाइल मटेरियल, ये डक्टाइल मटेरियल होता है, जब भी तो स्ट्रेन हार्डनिंग जोन करता है, ये ई से एफ तक स्ट्रेन हार्डनिंग जोन को शो कर रहा है। नेक्स्ट, और लिखा है परसेंटेज इलोगेशन ऑफ फेलियर 20 से 30% होता है। स्मॉल इसमें लिखा है कम रखता है, नहीं कम नहीं ज़्यादा ही होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर 23, नहीं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज मोर देन कंक्रीट। कंक्रीट की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और स्टील की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यदि मान के चलो स्टील की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵5 है और कंक्रीट की 5000 रूट FC का अपन लेके चलते हैं। मान के चलो FC की वैल्यू M25 अज्यूम कर लिया, तो ई कंक्रीट कितना हो जाएगा 25,000 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ई स्टील क्या हो जाएगी आपकी, ज़्यादा हो जाएगी कंपेयर देन ई कंक्रीट। तो इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, मोर इलास्टिक है। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज मोर इलास्टिक देन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट है मतलब स्टील आपका ज़्यादा इलास्टिक होगा कंपेयर देन कंक्रीट के, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए द वर्किंग स्ट्रेस ऑफ ए मटेरियल इज एक्सेप्ट टू बी वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो वर्किंग स्ट्रेस के लिए वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है, वर्किंग स्ट्रेस आपका हमेशा यील्ड स्ट्रेस से क्या होगा, कम ही होगा, क्योंकि जब अपन क्या करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालते हैं तो क्या होता है यील्ड स्ट्रेस अपन में वर्किंग स्ट्रेस होता है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू हमेशा क्या होती है,
फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू हमेशा क्या होती है, एक से ज़्यादा होती है क्या कम होती है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो एक से ज़्यादा लेके चल रहे हैं, वो चीज़ होगी। तो यहाँ पे जो यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और वर्किंग स्ट्रेस की वैल्यू आपकी क्या होगी, कम होगी। तो वर्किंग स्ट्रेस हमेशा लेस देन होगा यील्ड स्ट्रेस से। ओके, यहाँ से आपको पता लग रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ए मटेरियल इज कॉल्ड डक्टाइल इफ, कोई भी मटेरियल डक्टाइल कब कहलाएगा? हैज लिटिल प्लास्टिक एलोंगेशन रेंज, हैज लॉन्ग प्लास्टिक एलोंगेशन। जब लॉन्ग प्लास्टिक एलोंगेशन, जब उसका एलोंगेशन ज़्यादा होगा, 5 से 10% होगा कोई मटेरियल का एलोंगेशन, उस पर टेंशन फोर्स जब अप्लाई करते हैं तो वो क्या मटेरियल क्या कहलाएगा, आपका डक्टाइल होगा। तो बी पॉजिटिव आपका सही होगा। सी पॉइंट भी देख लीजिए, कुड बी हैमर्ड इनटू ए वेरी थिन, वेरी लिखा है वेरी थिन शीट। हाँ, थिन शीट में कनेक्ट करेगा तो उसके मतलब ये होता है कि कभी कभी मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी भी ऐसे शो कर देती है। तो सिंपल सा है, बी पॉइंट आपका करेक्ट आंसर है कि जो प्लास्टिक एलोंगेशन ज़्यादा रखते हैं वो आपके मटेरियल क्या होंगे, डक्टाइल होंगे। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने ये पॉइंट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए सभी फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आपको टेलीग्राम का। ओके, थैंक यू।